हमने फंक्शन की फर्स्ट वीडियो में देखा था कि कोई भी एक्सप्रेशन फंक्शन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये टॉपिक बताया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ गिवन एक्सप्रेशन इज़ ए फंक्शन। ठीक है, उसमें मैंने दो मेथड्स आपको बताए थे कि दो मेथड से हम आइडेंटिफाई करते हैं। पहला तो है बाय मैपिंग मेथड, दूसरा है बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो जो फर्स्ट वीडियो थी मेरी फंक्शन की, उसमें मैंने ये मैपिंग मेथड जो है उसके बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको बोला था कि जो ग्राफिकल मेथड है हम ये आगे कंटिन्यू करेंगे। जब हमें फंक्शंस का ग्राफ बनाना आ जाएगा तभी हम ये ग्राफिकल मेथड पढ़ सकते हैं, है ना। तो आज जो वीडियो है वो मैं जो फर्स्ट वीडियो थी मेरी फंक्शन की उसी के आगे से कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि ये जो मैपिंग मेथड है जो हमने पढ़ा था वो क्या था। ठीक है, एक बेसिक क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने मैपिंग मेथड में आपको बताया था कि कोई भी मैपिंग फंक्शन की मैपिंग कब होती है, उसके लिए दो कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। ठीक है, पहली कंडीशन तो थी कि x की सारी वैल्यूज़ मैप्ड होनी चाहिए, और जो दूसरी कंडीशन थी वो जो थी कि एक x की वैल्यू से एक y की वैल्यू मैप होनी चाहिए। ठीक है, दो कंडीशंस थी। पहली कंडीशन क्या थी, x की सारी वैल्यूज़ मैप होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन थी एक x की वैल्यू से एक y की वैल्यू ही मैप होनी चाहिए, मतलब एक x से एक ही y की वैल्यू मैप होनी चाहिए। जो भी मैपिंग ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो मैपिंग एक फंक्शन की मैपिंग होगी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए फंक्शंस की मैपिंग होने के लिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस को याद करने की मैंने एक स्टोरी भी बताई थी आपको, एक स्टोरी के हेल्प से भी याद करने का तरीका बताया था। आप चाहो तो वो स्टोरी से भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं हम ये जो हमारी मैपिंग है फंक्शन की मैपिंग है कि नहीं है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। तो देखते हैं x1 तो मैप्ड है, x2 भी मैप्ड है y3 से, x4 भी मैप्ड है y2 से, पर x3 क्या है, मैप्ड नहीं है। तो ये जो हमारी पहली कंडीशन है कि x की सारी वैल्यूज़ मैप होनी चाहिए, वो उसको फुलफ़िल नहीं कर रहा है, उसको वॉयलेट कर रहा है। तो ये जो मैपिंग है ये एक फंक्शन की मैपिंग नहीं है, क्योंकि पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। पहली कंडीशन क्या है, x की सारी वैल्यूज़ मैप होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी कि x की सारी वैल्यूज़ मैप होनी चाहिए। तो देखो x की सारी वैल्यूज़ ये वाली मैप्ड है, x2 भी मैप्ड है, x3 में मैप्ड है, और x4 भी मैप्ड है। तो x की सारी वैल्यूज़ मैप्ड है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी कि एक x से एक ही y की वैल्यू मैप होनी चाहिए। तो एक x से एक ही y की वैल्यू मैप्ड है, एक x से एक ही y की वैल्यू मैप्ड है, एक x से एक ही y की वैल्यू मैप्ड है, और एक x से एक ही y की वैल्यू मैप्ड है। तो हमारी सेकेंड कंडीशन भी फुलफ़िल हो गई। हमारी दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो गई हैं, इसीलिए ये मैपिंग क्या है, एक फंक्शन की मैपिंग है, एक फंक्शन की मैपिंग है। ठीक है, देखते हैं एक और एग्जांपल, थर्ड वाला। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, x की सारी वैल्यूज़ मैप्ड होनी चाहिए। तो देखो सारी वैल्यूज़ मैप्ड हो रही हैं क्या, ये मैप्ड है, ये भी मैप्ड है, ये भी मैप्ड है, ये भी मैप्ड है, और ये भी मैप्ड है। तो x की सारी वैल्यूज़ मैप्ड है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है कि एक x से एक ही y की वैल्यू मैप्ड होनी चाहिए। तो एक x से
एक ही वाई की वैल्यू मैप्ड है, एक एक्स से एक ही वाई की वैल्यू मैप्ड है, एक एक्स से एक ही वाई की वैल्यू मैप्ड है, एक एक्स से एक ही वाई की वैल्यू मैप्ड है, एक एक्स से एक ही वाई की वैल्यू मैप्ड है। तो सेकंड कंडीशन भी हमारी फुलफ़िल हो गई, दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो गई, इसीलिए ये मैपिंग एक फंक्शन की मैपिंग है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, एक्स की सारी वैल्यूज़ मैप्ड होनी चाहिए। ये एक्स की वैल्यू मैप्ड है, ये भी मैप्ड है, ये भी मैप्ड है, ये भी मैप्ड है और ये भी मैप्ड है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, कि एक एक्स की वैल्यू से एक ही वाई की वैल्यू मैप्ड होनी चाहिए। एक एक्स से एक ही वाई की वैल्यू मैप्ड है, ये एक एक्स से दो वाई की वैल्यू मैप्ड है, ये जो एक एक्स है हमारा वहाँ से दो वाई की वैल्यू मैप्ड है ना। तो हमारी सेकंड कंडीशन देखो, एक एक्स ने भी अगर वॉयलेट कर दी तो वो वॉयलेट ही मानी जाएगी। सारे एक्स जो हैं वो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो एक भी अगर वॉयलेट कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि सेकंड कंडीशन वॉयलेट हो गई, फुलफ़िल नहीं हुई। और एक भी कंडीशन अगर फुलफ़िल नहीं होगी तो फंक्शन नहीं कहलाएगा, वो फंक्शन क्या है, नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा मैपिंग मेथड। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैपिंग मेथड क्या है, एक थ्योरेटिकल मेथड है। मैपिंग मेथड क्या है, एक थ्योरेटिकल मेथड है। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल मेथड नहीं है, मतलब इससे हम प्रैक्टिकली इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। हम प्रैक्टिकली इसीलिए भी यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हो कि जो डोमेन होता है, डोमेन में इनफाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं। जैसे अगर कोई भी फंक्शन का हम डोमेन भी देखते हैं, सपोज़ 3 से 4 गोज़ टू कुछ भी मान लेते हैं 7 से 8, तो ये डोमेन होता है। अब अगर 3 से 4 को भी हम देखेंगे तो 3 से 4 में के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। अरे 3 से 4 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो हम इनफाइनाइट नंबर्स को, इनफाइनाइट एक्स के वैल्यूज़ को लिख के मैप तो नहीं करके देख सकते ना। तो ये जो मैपिंग मेथड है ये एक प्रैक्टिकल मेथड नहीं होता है। ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल मेथड ही होता है। प्रैक्टिकल मेथड क्या होगा हमारा, ग्राफिकल मेथड, जो कि हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, और जो कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ग्राफिकल मेथड। ये मेथड जो है मैपिंग मेथड थ्योरेटिकल मेथड है, अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। जो मैपिंग मेथड है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, देखते हैं हम पहले ग्राफिकल मेथड देखते हैं, आगे धीरे धीरे इसको हम कवर करेंगे, जो कि हमारा सेकेंड मेथड है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या यूज़ करते हैं, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, उसकी मदद से हम पता करते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, अब ये वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, इन एनी ग्राफ इफ़ वी मेक अ वर्टिकल लाइन and it is intersected by more than one point, then it is not a function, otherwise it is a function। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हम कोई भी ग्राफ में एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, ठीक है, और वो इंटरसेक्ट होती है मोर देन वन पॉइंट, तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब इसका मतलब क्या है, मैं कोई भी एक ग्राफ बनाता हूँ, एक रैंडम ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, ये एक रैंडम ग्राफ हो गया। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये कितनी बार कट कर रही है ग्राफ को, एक बार। ये मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, कितनी बार कट कर रही है, एक बार। ये मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, कितनी बार ग्राफ को कट करी है, 3 बार। ये एक वर्टिकल लाइन करी, कितनी बार कट करी है, 3 बार। ये एक वर्टिकल लाइन कट करी, कितनी बार कट करी है, 1 बार। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं एक वर्टिकल लाइन खींचूँगा और वो ग्राफ को
मोर देन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो एक फंक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये मोर देन 3 पॉइंट पे कर रही है ना, एक पॉइंट से तो ज़्यादा ही कट कर रही है, तो ये एक फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये जो ग्राफ है एक फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं है, आप थोड़ा सा भी सोचोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि सपोज़ मान लो ये जो वैल्यू है ये x1 है, तो x1 पे ये जो फंक्शन है ये f ऑफ x1 एक वैल्यू दे रहा है, मान लेते हैं ये भी f ऑफ x1 है और ये भी f ऑफ x1 है, ठीक है। मतलब ये जो x है उस पे y की कितनी वैल्यूज़ मिल रही है मुझे, 3 वैल्यूज़ मिल रही है ना। y की कितनी वैल्यूज़ मिल रही हैं, 3 वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो आप देख सकते हो एक x पे y की 3 वैल्यू मिल रही है, मतलब इसका मैपिंग क्या होगा, एक x पे y की 3 वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। ये वैल्यू सपोज़ अल्फ़ा, बीटा और गामा, तो अल्फ़ा, बीटा, गामा, एक x पे y की 3 वैल्यू मिल रही है। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन को क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है ना, मैपिंग की सेकंड कंडीशन को वॉयलेट कर रहा है, तो इसीलिए ये एक फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो आप देख सकते हो कि हम ग्राफ से बहुत इजीली पता कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो गया हमारा ये, है ना। हमने ग्राफ ड्रॉ किया और एक वर्टिकल लाइन खींची, अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है मतलब एक x पे ज़्यादा वैल्यूज़ दे रही है ना y की, एक x पे y की ज़्यादा वैल्यूज़ दे रही है, तो वो एक फंक्शन नहीं होगा। और अगर वो जो ग्राफ है वो सारी वर्टिकल लाइंस पे एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा, मतलब एक x पे एक ही y की वैल्यू देगा, तो वो फंक्शन होगा। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन में करके बताता हूँ जिससे कि आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। जो हमारा एक टिपिकल क्वेश्चन होता है फंक्शन पता करने का, x² = y और y² = x, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, हम क्या करेंगे, दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना आता है, x² = y का ग्राफ कैसे होता है, ऐसा होता है, ठीक है। और y² = x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, बराबर। तो देखो अगर हम इसमें वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, एक बार इंटरसेक्ट कर रही है। हम कहीं भी अगर वर्टिकल लाइन खींचेंगे ना x² = y के ग्राफ में, तो वो एक ही बार इंटरसेक्ट करेगी। एक बार इंटरसेक्ट कर रही है मतलब एक x पे एक ही y का वैल्यू दे रही है, एक x पे एक ही y का वैल्यू दे रही है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है, क्योंकि हमने वर्टिकल लाइन खींचा और वो एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं तो देखो 2 बार इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींचे तो 2 बार इंटरसेक्ट कर रही है, 2 बार इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक x पे ये क्या कर रही है, y की 2 वैल्यूज़ दे रही है ना, एक x पे y की 2 वैल्यूज़ दे रही है, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शन नहीं है। वर्टिकल लाइन टेस्ट से भी हम पता कर सकते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या था कि अगर मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी कोई भी वर्टिकल लाइन तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफिकल मेथड है ये हमारा ज़्यादा प्रैक्टिकल मेथड है और इसी को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। मैपिंग मेथड आपने देखा थ्योरेटिकल है और कंसेप्ट समझने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस मतलब फंक्शंस को कितने कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो फंक्शन को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया है या डिवाइड किया है। सबसे पहला है 1-to-1 फंक्शन, दूसरा है मैनी टू वन फंक्शन, तीसरा है ऑन टू फंक्शन,
और चौथा है इनटू फंक्शन। ठीक है, हम सबको एक एक करके स्टडी करेंगे कि 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, मैनी टू 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शंस क्या होता है और इनटू फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, इसमें से ये दोनों रिलेटेड होते हैं और ये दोनों रिलेटेड होते हैं, हम देखेंगे आगे इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1 to 1 फंक्शन से। 1 to 1 फंक्शन से तो 1 to 1 फंक्शन क्या होता है? इफ़ वी गेट ए यूनिक y for a unique x, then the function is said to be an 1 to 1 फंक्शन। मतलब अगर हमको एक यूनिक y पे एक यूनिक x मिल रहा है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक यूनिक x पे हमको एक यूनिक y मिल रहा है क्योंकि दोनों यूनिक है ना, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक यूनिक x पे यूनिक y मिल रहा है या एक यूनिक y पे यूनिक x मिल रहा है, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आते जाएगा कि 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, और अच्छे से जो ये मैं यूनिक x और यूनिक y की बात कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो देखते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई एन 1 to 1 फंक्शन। इसके 4 तरीके होते हैं 1 to 1 फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के। सबसे पहला तो है मैपिंग मेथड, बाय मैपिंग। दूसरा है बाय एनालिटिकल सॉल्विंग मतलब हम एनालिटिकल सॉल्व करेंगे और पता करेंगे कि ये 1 to 1 फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तीसरा मेथड है हमारा बाय ग्राफ। तीसरा मेथड क्या है? बाय ग्राफ। और चौथा मेथड है बाय कैलकुलस। ठीक है, तो हम एक एक करके स्टडी करते हैं कि ये मेथड्स क्या क्या हैं इनके बारे में। ठीक है, पहला तो है बाय मैपिंग मेथड। ठीक है, तो अब मैपिंग मेथड मैंने आपको बताया कि जनरली मैपिंग मेथड क्या होता है, थ्योरेटिकली होता है और किसके लिए यूज़ होता है, कंसेप्ट्स बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है। मतलब मैपिंग मेथड से हमको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि जैसे कि हमें फंक्शन में क्लियर हो गया था, अब 1 to 1 फंक्शन में भी हम देखते हैं कि मैपिंग मेथड से समझने की कोशिश करते हैं कि ये यूनिक x और यूनिक y का क्या मतलब है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो मैपिंग है लेफ़्ट वाली, ये एक 1 to 1 फंक्शन की मैपिंग है, और जो राइट वाली है वो 1 to 1 फंक्शन की मैपिंग नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, या ये पहले वाले की पहला वाला 1 to 1 क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हो ये जो x1 है ये y1 से मैप्ड है, एक यूनिक x एक यूनिक y से मैप्ड है, यहाँ पे एक x2 है वो y3 से मैप्ड है, मतलब एक यूनिक x यूनिक y से मैप्ड है। उसी तरह x3 भी y2 से मैप्ड है, x4 भी y5 से मैप्ड है, x5 भी y4 से मैप्ड है। एक यूनिक x जो है वो यूनिक y से मैप्ड है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में ये एक x ये y से मैप्ड है और ये x भी वही y से मैप्ड है। जो x1 है हमारा वो भी y1 से मैप्ड है और जो x2 है वो भी y1 से मैप्ड है। तो यहाँ पे जो हमारा एक यूनिक x और यूनिक y से मैप्ड होने की कंडीशन है वो वॉयलेट हो जा रही है, क्योंकि दो x है ना जो सेम y से मैप्ड हो गए। पर 1 to 1 के लिए तो क्या होता है, सारे x एक यूनिक y से मैप्ड होने चाहिए, या वाइस वर्सा, एक यूनिक y एक यूनिक x से मैप्ड होना चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पे x1 भी y1 से मैप्ड है, x2 भी y1 से मैप्ड है, तो एक यूनिक x यूनिक y से मैप्ड नहीं है। इसीलिए ये जो ग्राफ है या ये जो मैपिंग है वो एक 1 to 1 की मैपिंग नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो x3 भी आप अपना y4 से मैप्ड है, x4 y3 से और x5 भी y3 से, तो ये 2 बार वॉयलेट कर रहा है। अगर एक भी बार वॉयलेट कर गया तो 1 to 1 फंक्शन नहीं है,
यहाँ तो 2 बार वायलेट कर रहा है, क्योंकि x4 भी हमारा y3 से मैप्ड है और x5 भी हमारा क्या है, y3 से मैप्ड है। तो ये एक यूनिक x और यूनिक y वाली कंडीशन 2 बार वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो समझ में आया 1 to 1 क्या होता है, एक x से एक y की वैल्यू, एक x से एक y की वैल्यू, एक x से एक y की वैल्यू। ठीक है, ओके। तो ये तो था बाय मैपिंग, हमने समझा कि 1 to 1 फंक्शन क्या होते हैं। अब सेकेंड मेथड है हमारा बाय एनालिटिकल सॉल्विंग। ठीक है, इस मेथड पे पहले मैं आपको ग्राफिकल मेथड समझाऊंगा, फिर इस सेकेंड वाले मेथड पे आऊँगा। ठीक है, हम सबसे पहले ग्राफिकल मेथड देखते हैं कि हम बाय ग्राफ से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फंक्शन 1 to 1 फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो 1 to 1 फंक्शन पता करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का यूज़ करते हैं। हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का यूज़ करते हैं। हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट का यूज़ किया था फंक्शन पता करने के लिए, अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का यूज़ कर रहे हैं 1 to 1 फंक्शन पता करने के लिए। ठीक है, होता क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, देखते हैं। इन ए फंक्शन इफ वी मेक ए हॉरिजॉन्टल लाइन and it is intersected at more than one point, then the function is not 1 to 1 function, otherwise it is 1 to 1 function। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी फंक्शन के ग्राफ में हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं और वो इंटरसेक्ट करती है मोर देन वन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करती है तो वो 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा, नॉट ए 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, और अगर एक या एक से कम पॉइंट पे करती है तो 1 to 1 फंक्शन होगा। अब इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं कोई भी एक रैंडम ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, चलो y = x² का ही कर लेते हैं। ठीक है, y = x² का ही ग्राफ देखते हैं। तो इस टाइप का ग्राफ बनता है, इस टाइप का बनता है ना y = x² का ग्राफ। तो इसमें ये 1 to 1 है। देखो ये फंक्शन तो है, हमने पता कर लिया कि y = x² एक फंक्शन है, लेकिन 1 to 1 फंक्शन है कि नहीं ये हमें पता करना है। तो 1 to 1 फंक्शन के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी मैंने, कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है मोर देन 1 पॉइंट तो ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये 2 बार कट कर रही है ना, तो एक से तो ज़्यादा ही है, तो ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है, नॉट एन 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, अब ये क्यों नहीं है 1 to 1 फंक्शन, आप ध्यान से देखोगे ना तो ये है x1, मान लेते ये है x2, और ये जो y की वैल्यू है इसको मान लेते हैं y1। ठीक है, तो x1 पे भी y1 ही वैल्यू दे रहा है ये ग्राफ, और x2 पे भी y1 ही वैल्यू दे रहा है। तो एक यूनिक x पे एक यूनिक y वैल्यू नहीं दे रहा है ना, एक यूनिक x पे यूनिक y वैल्यू नहीं दे रहा है। क्यों, x1 पे भी वैल्यू y1 दे रहा है और x2 पे भी वैल्यू y1 दे रहा है, तो एक यूनिक x पे यूनिक y वैल्यू तो दे नहीं रहा है। तो ये हमारी 1 to 1 कंडीशन, 1 to 1 फंक्शन की कंडीशन को वॉयलेट कर रहा है या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, इसीलिए कभी भी अगर आप एक वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे और वो किसी भी ग्राफ को 2 बार या 2 से ज़्यादा बार कट करे, ठीक है, अगर 1 से ज़्यादा बार भी कट करे ऐसा भी बोल सकते हो, या 2 से ज़्यादा बार भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर 1 से ज़्यादा बार कट करेगी कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब क्या है कि 2x पे सेम y की वैल्यू देगी, आप देख सकते हो। तो वो तो हमारी 1 to 1 कंडीशन की 1 to 1 फंक्शन की कंडीशन को वॉयलेट कर देगी, तो वो 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, 1 to 1 फंक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं मैंने आपको समझाया,
क्योंकि 2x पे वो एक ही y की वैल्यू दे देता है, या 3 बार कट करेगी। सपोज़ कोई ऐसा ग्राफ है, मान लेते हैं कुछ इस टाइप का ग्राफ है, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि ये 1-to-1 फंक्शन है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से। हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, तो वो कितनी बार कट कर रही है? 1 2 3 4 बार कट कर रही है, एक से ज़्यादा बार कट कर रही है। इसका मतलब ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखोगे ये 4x पे, ये क्या कर रही है? 4x पे एक ही y की वैल्यू दे रही है। x2 पे भी y1 ही वैल्यू है, x1 पे भी y1 वैल्यू है, x3 पे भी y1 है और x4 पे भी y1 है। तो इसका अगर आप मैपिंग बनाओगे तो इसका मैपिंग कुछ इस टाइप का बनेगा, है ना? इस टाइप का मैप बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक यूनिक x से यूनिक y नहीं मैप हो रहा है, तो 1-to-1 फंक्शन नहीं है। फंक्शन है, ये फंक्शन है, आप वर्टिकल लाइन टेस्ट से देख सकते हो, फंक्शन है, लेकिन 1-to-1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। हमें फंक्शन दिया हुआ है और हमें पता लगाना है कि ये 1-to-1 फंक्शन है या नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे? हम ग्राफ बनाएंगे। हमें x³ का ग्राफ बनाना आता है, मैंने आपको x³ का ग्राफ बनाना सिखाया। कैसे बनता है x³ का ग्राफ? ऐसे बनता है ना। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से ये ग्राफ बना सकते हैं। तो देखो y = x³ का ग्राफ ये है, तो y = 3x³ का ग्राफ कैसा होगा? शेप कुछ इस टाइप का ही होगा, शेप कुछ इस टाइप का ही होगा ना। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया मतलब वैल्यूज़ 3 टाइम्स बढ़ जाएंगी, पर शेप ऐसा ही होगा, मैंने आपको बताया ट्रांसफॉर्मेशन में। तो उसके बाद अब हमें y = 1 + 3x³ का ग्राफ बनाना है। तो वो कैसे बनेगा? सारे की सारी वैल्यूज़ 1 यूनिट क्या होंगी? शिफ्ट हो जाएंगी। सारी की सारी वैल्यूज़ 1 यूनिट क्या होंगी? शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये जो मेरा ग्राफ है, ये y = 1 + 3x³ का ग्राफ बन गया। अब मैं कैसे टेस्ट करूँगा कि ये 1-to-1 फंक्शन है या नहीं है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से। तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, एक पॉइंट पे कट कर रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे। तो मैं कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूँगा तो वो एक पॉइंट पे ही कट करेगी। इसका मतलब क्या है कि मुझे एक x पे एक यूनिक y की वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये 1-to-1 फंक्शन का है। इसका मतलब 1 + 3x³ हमारा 1-to-1 फंक्शन है। तो आप देख सकते हो कि ग्राफ कितना इम्पोर्टेंट था, और इसीलिए मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रेस दिया था ग्राफ पे। आगे मैं बहुत यूज़ करूँगा ग्राफ का, ठीक है। मतलब अगर आपको ग्राफ आता है तो आप सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था हमारा थर्ड मेथड बाय ग्राफ। क्या पता करने का? 1-to-1 पता करने का, जो कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से पता करते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ एनालिटिकल सॉल्विंग पे, ठीक है, जो मेरा सेकंड मेथड था, बाय एनालिटिकल सॉल्विंग, ठीक है। देखो ये मेथड भी जो है ये लगभग एक थेरेटिकल मेथड ही है, ठीक है, एक थेरेटिकल मेथड ही है, ये प्रैक्टिकल मेथड नहीं है। प्रैक्टिकल मेथड क्यों नहीं है ये आप धीरे धीरे जैसे ही मैं आप बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व होता है ना, ये बहुत लेंदी सॉल्व होता है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी सॉल्व होता है। पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। अगर इस मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको कुछ नहीं एक क्वेश्चन पे 15 से 20 मिनट लग सकते हैं, और इतना हमारे पास पेपर्स में टाइम नहीं होता है। ख़ास करके मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हम इस मेथड को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हम इस मेथड को यूज़ नहीं करेंगे। देखते हैं हम पहले ये मेथड क्या होता है, ठीक है। क्या है? लेट x1 and x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f।
मतलब x1 और x2 हम दो वैल्यूज़ मानेंगे जो फंक्शन के डोमेन में लाई करती है, ठीक है। और अगर x1 x2 ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, कौन सी दो कंडीशन? इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन। पहली कंडीशन, इफ़ x1 नॉट इक्वल टू x2 always implies, वैसे तो implies का ही साइन होता है, आपको पता है। always implies f of x1 not equal to f of x2, ठीक है। always की जगह आप only कर दो, ये only वर्ड का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हम देखेंगे। only implies f of x1 not equal to f of x2, और मतलब या f of x1 equal to f of x2 only implies, ये only वर्ड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। only implies x1 equal to x2, ठीक है। for every x1 and x2 then f of x is an 1-to-1 फंक्शन, ठीक है। मतलब अगर कोई भी फंक्शन ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये जो दो कंडीशन मैंने बताई, पहली ये और दूसरी ये, इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो जो फंक्शन है मेरा फॉर एवरी x1 एंड x2, तो वो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा? एक 1-to-1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो दोनों कंडीशन है ना, ये मैथमेटिकली लिखी हुई हैं, और ये जो दोनों कंडीशन है उनका मतलब वही है कि एक यूनिक x पे एक यूनिक y मिलना चाहिए, या एक यूनिक y पे यूनिक x मिलना चाहिए। ये जो कंडीशन है उसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका ये है, ये या फिर ये, ठीक है। जैसे कि आप थोड़ा सा मैं समझा सकता हूँ आपको। जैसे कि सपोज़ कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है। x1 मेरा वैल्यू f ऑफ x1 दे रहा है और x2 मुझे f ऑफ x2 दे रहा है, ठीक है। तो अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, ये मुझे इम्प्लाई कर रहा है कि x1 इक्वल टू x2 है, ठीक है। अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 मैं कर रहा हूँ और वो मुझे इम्प्लाई कर रहा है कि ऐसा तभी हो सकता है, इट कैन ओनली इम्प्लाई या ओनली हैपन्स व्हेन x1 इक्वल टू x2। तो इसका मतलब क्या है कि एक y पे एक x होगा तभी ऐसा होगा ना। अगर एक y पे एक x होगा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ये मैथमेटिकली ऐसे बोलते हैं हम यूनिक x को यूनिक y से, ठीक है। क्योंकि अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 इम्प्लाई कर रहा है कि x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू मान लेते हैं 4x2, अगर ये जो है ये इम्प्लाई कर रहा है कि x1 या तो x2 के बराबर हो या x1 4x2 के बराबर हो, मतलब x1 की दो वैल्यू आ रही है ना एक ही y की वैल्यू पे, x1 की दो वैल्यूज़ आ रही हैं एक ही y की वैल्यू पे। इसका मतलब है कि ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है। 1-to-1 फंक्शन कब होगा? जब f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 सिर्फ इम्प्लाई करेगा कि x1 इक्वल टू x2 है, ठीक है। अगर उसने दो सॉल्यूशन दे दिए इसका मतलब वो 1-to-1 फंक्शन नहीं है। आप ऐसे ही याद रख लो, ठीक है। आप अब तक समझ ही गए होगे कि इसको मैं यूज़ करने के लिए मना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड भी है, पहला तो पॉइंट, और आगे अभी आप देखना कि कितना लेंदी है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। लेंदी कैसे है कि सपोज़ हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये कि एफ ऑफ एक्स है हमारा x² माइनस 8x प्लस 18 डिवाइडेड बाय x² प्लस 4x प्लस 30, ठीक है। ये मेरा क्या है? एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है मुझे, ठीक है। अब इसको मुझे प्रूव करना है कि ये 1-to-1 है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं एनालिटिकल सॉल्विंग मेथड यूज़ करता हूँ उसका, ठीक है। अब एनालिटिकल सॉल्विंग से मैं जाऊँगा तो मैं ये वाली कंडीशन जो इक्वालिटी वाली है ना सेकंड वाली,
उससे बढ़ता हूँ, ठीक है। जनरली हम ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं जिसमें इक्वालिटी है, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाली है वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होती है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाली क्या है, मैं एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और ये मुझे क्या इम्प्लाई करना चाहिए, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू इम्प्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू इक्वल टू ज़ीरो, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ एक्स वन पुट करता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स वन क्या है मेरा, एक्स वन स्क्वायर माइनस 8x1 प्लस 18 डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 30 माइनस एक्स टू पुट करता हूँ x की जगह पे, प्लस 18 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस 4x2 प्लस 30 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, जैसे एलसीएम लोगे इन दोनों का, ठीक है, एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में कुछ चीज़ आएगा इक्वल टू ज़ीरो, और न्यूमरेटर में क्या आएगा ना, सिंप्लीफाई करने पे कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, माइनस 34 प्लस 4x1 x2 प्लस 4x1 x2 प्लस x2 समथिंग समथिंग कुछ ऐसा टर्म्स आएगा, ठीक है। ये जो टर्म है ये मुझे क्लियर नहीं है अभी, पर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इस टाइप का कुछ टर्म आएगा, ठीक है। आप डिनोमिनेटर में जो है उसको इधर ज़ीरो में भेजोगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो फाइनली आपका टर्म ऐसा आएगा x1 x2 माइनस 34 प्लस x1 x2 प्लस समथिंग समथिंग, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, ये इंटू ये ज़ीरो है, इसका मतलब एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू ज़ीरो, या फिर ये जो टर्म है माइनस 34 प्लस 4x1 x2 प्लस समथिंग समथिंग इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से तो मुझे क्या मिल रहा है कि x1 इक्वल टू x2, ठीक है। लेकिन आप जब जो भी सिंप्लीफाई करके ये टर्म आएगा ना आपका, उसमें आप सॉल्व करोगे ना, तो आपका यहाँ से भी एक ऐसा सॉल्यूशन आएगा, x1 इज इक्वल टू 2x2। आप सॉल्व करना, अगर आपको सॉल्व करना है तो आप खुद ही देख सकते हो यार ये कितना लेंथी है। एक तो आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी ज़्यादा टर्म्स आएंगी, फिर उसके बाद आप इनको ऐसे फैक्टर्स उसके कॉमन निकालोगे, ठीक है, उसमें भी आपको टाइम लगेगा x1 माइनस x2 का फैक्टर कॉमन निकालने में। उसके बाद आपने वो भी कर लिया तो आपको यहाँ पे जो भी बचेगा उसको सॉल्व इक्वल टू ज़ीरो को सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपका इस टाइप का आंसर आएगा। तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया था एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू से, तो वो आपको क्या इम्प्लाई कर रहा है, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू और एक्स वन इज इक्वल टू 2x2। ये आपका फाइनल आंसर आएगा यही क्वेश्चन को सॉल्व करके, ठीक है। तो यहाँ से आप बोलोगे कि सिंस एफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू डज नॉट ओनली इम्प्लाई, मैंने आपको ओनली वर्ड का मतलब बताया था कि सिर्फ x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, एक ही सॉल्यूशन आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि 1 to 1 है। अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ रहे हैं तो नॉट एन 1 to 1 फंक्शन, ठीक है, समझ में आया। तो अब ये आपको अगर थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो सही हो आप कि कॉम्प्लिकेटेड है, और इसीलिए भी मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। लेंदी भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, हम इसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यूज़ नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया इसीलिए क्योंकि एक तो आपको पता होनी चाहिए चीज़ कि कितने मेथड होते हैं, और दूसरी बात कि एक थेरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। आपसे अगर कोई, आपको अगर नॉलेज है, कंसेप्ट के बारे में पता है, तो आप थेरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, असर्शन रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, थेरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे कि मान लो
क्वेश्चन में ऐसा ही पूछ लिया कि एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू जी ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू, सॉरी जी ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू, इस टाइप का एक फंक्शन, मतलब इस टाइप की एक डेफिनेशन है कि एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू जी ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू। जी ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये फंक्शन को ही हम मान लेते हैं क्या है, जी ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू, एक फंक्शन है एक्स वन कॉमा एक्स टू के टर्म्स में, तो उसको मैंने जी मान लिया। तो आपसे ये पूछ सकता है कि ऐसा कंडीशन पूछ सकता है कि फाइंड द कंडीशन फॉर विच दिस एक्सप्रेशन या एफ द फंक्शन एफ इज 1:1। फाइंड द कंडीशन such that f is an 1:1 फंक्शन। ठीक है, ऑप्शंस दिए होंगे आपको डिफरेंट, तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है, जी ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू इज इक्वल टू 0 डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशंस। ठीक है, क्योंकि अगर जी ऑफ एक्स वन इक्वल टू जी ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू इक्वल टू 0 के कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे, तो हमारा एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू का एक ही सॉल्यूशन होगा, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। अरे देखा ना हमने हमने यहाँ से स्टार्ट किया था एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू, उसका एक्सप्रेशन ऐसे ही आया था कुछ। तो आप हमने यहाँ पे देखा कि इसका ये इक्वल टू 0 हुआ, हमारा ये चीज़ हमारी इक्वल टू 0 हुई, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू मिला, और ये दूसरी चीज़ इक्वल टू 0 हुई तो एक्स वन इक्वल टू 2x2 मिला। हमें दो वैल्यूज़ मिल गई एक्स वन की, इसीलिए क्या था, 1:1 फंक्शन नहीं था। अगर हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिलती तो 1:1 फंक्शन होता। तो एक ही वैल्यू कब मिलेगी, जब ये तो 0 होगा लेकिन ये इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो जी ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू इक्वल टू 0 डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा तो एक ही सॉल्यूशन हमारा होगा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। ठीक है, तो ऐसे थेरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, कंसेप्ट आपको पता है, ज़्यादा ज्ञान हानिकारक नहीं होता है। ठीक है, आप सोच रहे होगे तो नहीं होता है ऐसा। ठीक है, ज़्यादा ज्ञान फ़ायदेमंद ही होता है, इसीलिए मैंने बता दिया। ठीक है, इसके अलावा हमारा चौथा मेथड भी होता है। जो चौथा मेथड था हमारा, मैंने आपको 4 मेथड बताए थे, चौथा मेथड था मेरा कैलकुलस का मेथड। ठीक है, इस मेथड के बारे में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में ही सीखेंगे, ठीक है, ये जो कैलकुलस का मेथड है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, वहाँ पे हमको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो ये मेथड मैं बता रहा हूँ बस आपको कि जब मैं आगे वो टॉपिक पढ़ाऊँगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि 1:1 फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, या मैं वहीं पे बता दूँगा, जो कि हमारा 5th चैप्टर है। ठीक है, तो हमने तीनों मेथड देखे, ये मेथड मैं 5th चैप्टर में बताऊँगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो 1:1 हमने देख लिए 3 मेथड, ग्राफ से, मैपिंग से और एनालिटिकल सॉल्विंग से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड है हमारा मैनी टू वन फंक्शन। ठीक है, क्या होता है मैनी टू वन फंक्शन? इफ अ फंक्शन इज नॉट 1:1 इट इज़ मैनी टू वन। मतलब अगर कोई भी फंक्शन 1:1 नहीं है तो वो क्या होगा, मैनी टू वन होगा। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन 1:1 नहीं है तो वो मैनी टू वन फंक्शन होगा। बहुत सिंपल सा तरीका है। तो जहाँ पे भी हमने बोला था कि वो 1:1 फंक्शन नहीं है, वो क्या है, मैनी टू वन फंक्शन है। तो इसको निकालने का भी कोई ख़ास मेथड नहीं है, आप ये पता कर लो कि वो 1:1 है कि नहीं है। अगर 1:1 है तो ठीक है, अगर 1:1 नहीं है इसका मतलब क्या है, वो मैनी टू वन है। सिंपल।
अगर हमें 1 to 1 निकालना आता है तो जहाँ 1 to 1 नहीं होगा वहाँ मैनी टू वन होगा। यही होता है ना मैनी टू वन का मतलब, सिंपल है। तो मैपिंग भी मैनी टू वन की हमने देखी है। ऐसी जो मैपिंग होती है ना वो मैनी टू वन की ही होती है। ठीक है, जो इस टाइप की मैपिंग होती है ठीक है। तो आप देख सकते हो कि x1 भी y1 से मैप्ड है, x2 भी y1 से मैप्ड है, x3 भी y1 से मैप्ड है। तो मैनी x इज मैप्ड विद 1y, तो इसीलिए इसको मैनी टू 1 बोलते हैं। ये जो मैनी x है वो 1y से मैप्ड है ना, तो मैनी टू 1। अगर एक x एक y से मैप होता तो 1 to 1। ठीक है, तो इसका ये इजी है। मैनी टू 1 मतलब मैनी टू 1 फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो 1 to 1 नहीं होते। कोई भी फंक्शन अगर दो ही टाइप हो सकता है, या तो 1 to 1 होगा या तो 1 to 1 नहीं होगा, इसका मतलब मैनी टू 1 होगा। ठीक है, तो जो तरीके हमने 1 to 1 में सीखे थे हम उसी से मैनी टू 1 का भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट तो ईजी था हमारा। अब देखते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज़ 1 to 1 और मैनी टू 1 की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ऑल इवन फंक्शंस आर मैनी टू 1। जितने भी इवन फंक्शंस, इवन और ऑड फंक्शंस पढ़े हैं ना हमने, इवन और ऑड फंक्शंस पढ़े हैं, तो जितने भी इवन फंक्शंस होते हैं वो मैनी टू 1 होते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं ऐसे दे सकता हूँ कि इवन फंक्शन का ग्राफ हमें पता है किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है। जो इवन फंक्शन होते हैं वो वाई एक्सिस के अबाउट क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, है ना। मतलब अगर इस साइड ऐसा ग्राफ बन रहा है तो इस साइड ऐसा ही ग्राफ बनेगा। इवन फंक्शन जो होते हैं वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जो फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में 2 सॉल्यूशन मिनिमम तो देगा ही ना। अब लॉजिकली सोचो, अगर वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में वो हमेशा 2 बार तो कट करेगा ही, क्योंकि इसका इमेज यहाँ तो हो गई ना, इसका इमेज यहाँ तो हो गई, तो 2 बार कट करेगा ही। इसीलिए ये 1 to 1 फंक्शन तो होगा नहीं, इसका मतलब ये क्या होगा, मैनी टू 1 फंक्शन होगा। ठीक है, तो सारे इवन फंक्शन सिमेट्रिक होते हैं वाई एक्सिस के अबाउट, तो वो सारे फंक्शंस क्या होते हैं, मैनी टू 1 फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ऑल पॉलिनोमियल ऑफ इवन डिग्री आर मैनी टू 1। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल इवन डिग्री का। इवन डिग्री का मतलब जैसे कि पहला हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्या होगा, मैनी टू 1। इवन डिग्री मतलब बाय क्वाड्रेटिक हो गया, ये भी क्या होगा, मैनी टू 1। जो इवन डिग्री मतलब हाईएस्ट डिग्री जो होता है पॉलिनोमियल का उसी को डिग्री बोलते हैं। तो ये इवन डिग्री मतलब पावर 4 हाईएस्ट है तो इवन डिग्री हो गया, तो ये भी मैनी टू 1 होगा। कोई भी इवन डिग्री, पावर 6 वाले कोई भी टर्म होंगे तो ये भी क्या होगा, इवन, ये मैनी टू 1 होगा। ठीक है, कोई भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल क्या होगा आपका, मैनी टू 1 होगा। ठीक है, ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। क्यों होगा अगर आप जानना चाहते हो तो ये भी हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो कैलकुलस मेथड है ना उसमें सीखेंगे। ठीक है, कि ये क्यों होता है। थर्ड वाला है हमारा ऑल पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री कैन बी 1 to 1 और मैनी टू 1। मतलब जो ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है वो 1 to 1 भी हो सकता है और मैनी टू 1 भी हो सकता है। ठीक है, ऑड डिग्री का मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल 1 to 1 भी हो सकता है, मैनी टू 1 भी हो सकता है। पावर 5 का जो पॉलिनोमियल है वो 1 to 1 भी हो सकता है, मैनी टू 1 भी हो सकता है, उसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ 3 प्रॉपर्टीज़ थी हमारी 1 to 1 और मैनी टू 1 फंक्शन की। ठीक है, इसके आगे जो ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन है, जो हमारे थर्ड और फोर्थ फंक्शन है,
ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन बताने का बस मैं यही बोलना चाहूँगा, ये आपने खुद भी देख लिया होगा कि ग्राफ कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको ग्राफ आता है तो फंक्शंस क्या, आपको पूरे कैलकुलस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको ग्राफ नहीं आते तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, पूरे कैलकुलस में ही दिक्कत आएगी, इवन इंटीग्रल कैलकुलस में भी दिक्कत आएगी। अगर आप ग्राफ नहीं बना पाते हो तो आप एरिया नहीं निकाल पाओगे। खैर वो तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्राफ्स पे ध्यान दो, फंक्शंस के बारे में अच्छा नॉलेज रखो और नोट्स अच्छे से बनाओ, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस हैं मैं ग्रुप में भेज दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही।